Hello, 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 children. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. My name is Aditi. And यहाँ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है. So I hope children you all are doing good. I hope कि this video finds you very happy, healthy and कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8 ओलम्पियाड लेवल एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड अदर देन दैट एनटीएससी एनएससी जेएस पीआरएमओ. सो आपको क्या करना है, पहली बात तो ये कि स्टार्ट टू फिनिश पूरा लेक्चर अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है टाइम से सारी चीज़ों का, एंड जो हम होमवर्क दे रहे हैं वो टाइम से कंप्लीट करना है, गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है, डाउट्स पूछने हैं, जो भी नहीं आ रहा है उसको टाइमली, एंड यू हैव टू शेयर दिस चैनल टू मैनी मैनी मोर स्टूडेंट्स. सो आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज़ बेसिकली द लास्ट चैप्टर. जैसा कि हम कह सकते हैं क्लास 6 के लिए हम लोगों ने पूरा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, नॉट लेक्चर बट चैप्टर दैट वी आर टेकिंग, दैट इज़ डेटा हैंडलिंग. और डेटा हैंडलिंग का ये लेक्चर 1 है, राइट. डेटा हैंडलिंग का ये लेक्चर 1 है और उसके अंदर हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं. ऑब्वियसली व्हाट इज़ डेटा हैंडलिंग, देन टाइप्स ऑफ डेटा होगा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो वी विल बी स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स या. और इसके अंदर क्या क्या होगा वो हम आगे देखते हैं ऑब्वियसली. सो चिल्ड्रन ये तो आप लोगों को पता ही है, दिस इज़ आवर टीम, यू ऑल नो वेरी वेल, and this is me. I'm taking NMTC primary sub junior and 6 to 8 mathematics. Again playlist में lectures available हैं, please go through it as and when required. and जो current lectures चल रहे हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे children? On our telegram channel. So telegram channel पे आपको अपने class wise join करना है and we post the links there. वहाँ पे हम लोग क्लास वाइज जो है वो लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं वीडियो लेक्चर्स के. यू जस्ट नीड टू गो देयर, टैप द लिंक एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द वीडियो. एंड प्लीज़ कीप इट अनम्यूट सो दैट वेन एवर यू आर गेटिंग द नोटिफिकेशंस यू विल बी रिमाइंडेड ऑफ इट, ताकि आपका कोई लेक्चर मिस नहीं हो. ठीक है, आपकी मेहनत बच जाएगी इससे. सो दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in, जहाँ पे जो पैकेजेस हैं वो आपको दिख जाएंगे. एंड व्हेन यू यूज़ माय कोड AVLIVE यू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट. एंड जो कंप्लीट पैकेज है 9000 का, दैट विल बी कट डाउन टू 6300 एंड इन दैट यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटीरियल एंड द टेस्ट सीरीज, राइट. एंड स्टडी मटीरियल, टेस्ट सीरीज एंड अदर थिंग्स विच आर मैंशनड हियर चिल्ड्रन. एंड ये पूरे ईयर लॉन्ग के लिए होगा. सेम इज़ द सेकेंड पैकेज बट देन इट डज नॉट कंटेन द स्टडी मटीरियल. इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर, इफ़ यू जस्ट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज एंड वांट टू नो कि आपके क्या वीक एरियाज़ हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है, कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने, मतलब कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है जिनको आप लास्ट एग्जाम टाइम पे भी देख सकते हो, ये सारा एनालिसिस यू विल बी एबल टू डू इट इन द टेस्ट पैकेज. मतलब वो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कंप्लीट पैकेज में भी है ही से, बट देन इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर स्टडी मटीरियल देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस विच इज़ अगैन फॉर 2450. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द CTP, मतलब वही जो क्यूमुलेटिव टेस्ट और पार्ट टेस्ट है जिनके सिलेबस ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं. ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. इसके अलावा भी चिल्ड्रन कुछ भी क्वेरीज है आपको, एनीथिंग दैट यू वांट टू से to me or to us or any feedback that you want to give, या कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, you can always call on this number 9549041111, right children. And since like our aim is that ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिल सके, उसी के लिए जो वीडियो लेक्चर्स हैं that and the bi-weekly quizzes are free children. So please at least start doing these. ये तो करना start करो ही सही, right. So I hope children I have made myself very very clear. Let's move on further, move on to our ritual. We'll complete this and then we'll start with the lecture for today. ठीक है बेटा,
चलो लेट्स स्टार्ट। सो प्री रिक्विजिट क्या है आज के लेक्चर का? बहुत ही बेसिक है, क्योंकि डेटा हैंडलिंग के हम बहुत ही बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपने न्यूज़पेपर देखा होगा। न्यूज़पेपर में पाई चार्ट्स, राइट, या बार ग्राफ्स देखे होंगे, या बहुत सारा डेटा देखा होगा। जैसे अगर स्टॉक वाला जो पेज होता है, राइट, वहाँ पे देखोगे तो सबकी रेट्स, डिफरेंट रेट्स लिखी हुई रहती है, वो रहता है। तो ऐसे न्यूज़पेपर देखा होगा डेफिनेटली आपने। लाइब्रेरी देखी होगी, जैसे बहुत सारी ऐसी डेडिकेटेड मैगजीन्स होती हैं जो सारे एनालिसिस होते हैं बिजनेस के, वो सब प्रिंट करती हैं। या इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हो रही है उन सब के कितना लाइक सेक्स रेशियो कितना चल रहा है, या पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, या जो लिटरेसी रेट है वो किस हिसाब से है। तो इन सारी चीज़ों को आपने कहीं ना कहीं सुना तो हो गई, ऐसा मुझे लगता है, राइट। कहीं ना कहीं टीवी न्यूज़ देखी होगी, राइट। तो ये इसका एक प्री रिक्विजिट है चिल्ड्रन। मतलब ये सारे हैं कि कहीं ना कहीं ये डेटाज, ये नंबर्स आपने देखे होंगे। नंबर्स जो लाइक अल्फ़ाबेट में कोई मैसेज गिवन है, उसको डिकोड करना है आपको कि उसका क्या मीनिंग हो सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें आई होप कि आपने कहीं ना कहीं जीवन में देखी होगी डेफिनेटली, या सुनी तो होगी इसे, राइट। एंड इसका लर्निंग आउटकम इस लेक्चर के बाद डेफिनेटली वील बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डेटा हैंडलिंग का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किस तरह से हमको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वील स्टार्ट विद दैट। ओके, so data handling is one of the central activities through which we can organize and present data in such a way that its analysis and interpretation becomes easier. Alright, अब जैसे बहुत सारा कुछ डेटा गिवन है। मान लो आप एक मोबाइल कंपनी ओपन करना चाहते हो, ठीक है। नाउ अब लाइक यू नीड अ टीम फॉर दैट, या आप खुद भी ऐसा करना चाहो तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप देखोगे मार्केट में आपके और कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको क्या क्या रॉ मटेरियल की उसको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, या और मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको किस तरह के मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत है, या एक एक्स्ट्रा फीचर या 2-3 एक्स्ट्रा फीचर ऐसे कौन से हो सकते हैं जो आप जो लोग चाहते हैं, राइट, कि आप उस मोबाइल फ़ोन के अंदर इनकलकेट करो ताकि आपका जो प्रोडक्शन, मतलब आपका जो सेल है वो बहुत बढ़ सके और आप अच्छा बिजनेस करो, अच्छा कमाओ। तो पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि बहुत सारा आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे आप एक क्लोथिंग कंपनी ओपन करना चाहते हो, गारमेंट्स की, गारमेंट भी नहीं, जैसे फिनिश प्रोडक्ट्स जो रहते हैं ना, फिनिश क्लोथ्स जो रहते हैं जिन्हें हम रेडीमेड क्लोथ्स बोलते हैं, राइट। तो उनकी अब आपको कुछ फैक्ट्री ओपन करनी है। अब साइजेस अलग अलग हैं। एक छोटा बच्चा है, राइट, उसकी साइज़ होगी, फिर एक अडल्ट होगा, यंग होंगे, ओल्ड एज होंगे, तो सबके लिए अलग अलग, ऑब्वियसली एक साइज़ का सबको तो बना नहीं सकते, राइट। तो सबके लिए अलग अलग आपको चाहिएगा, राइट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 50 जने हैं, 50 का अलग अलग अगर विड्थ, लेंथ, हाइट ये सब डिफरेंट है तो आप 50 के लिए अलग अलग कर दोगे, ऐसा नहीं होता। एक ही पर्टिकुलर, जैसे मान लो 5 to 10 ईयर्स की एज में बच्चों के लिए जितने भी एवरेज एक नाप बन सकता है, देन 10 to 15 के लिए एक एवरेज बनेगा, देन 15 to 20, 20 to 25, इस तरह से वॉट एवर बी द रेंज। तो एक पर्टिकुलर रेंज के लिए आप एक लाइक क्लॉथ मटेरियल बनाओगे, है ना, और फिर जो भी पर्सन उसको परचेज करे वो अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करवा लेगा, राइट। ऐसे ही होता है। तो अब वो सारी चीज़ें जानने के लिए कि भाई एवरेज क्या होगा, कि भाई 5 से लेकर 10 ईयर्स तक के बच्चों में, या 10 to 15 ईयर्स तक के बच्चों में आपको उनका हाइट लेना पड़ेगा, शोल्डर्स का नाप एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना होता है, हाइट कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। अब वो जानोगे कैसे? जाओगे आप अलग अलग सिटीज़ में जाओगे, वहाँ पे बच्चों से पूछोगे, 10, 15, 20, 100, 1000 बच्चों का जो हाइट है और लेंथ है, और ये सब चीज़ें आप इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन लोगे, गैदर करोगे, राइट। तो पॉइंट ये है चिल्ड्रन
कि डेटा हैंडलिंग कहाँ काम आती है। अब मान लो आप 50 सिटीज़ में गए, 50 की 50 सिटीज़ में से आपने टेंस एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों के आपने सारे डेटा कलेक्ट कर लिए, उनका हाइट वेट ये वो सब चीज़, राइट। अब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि अगर आपके पास सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, हाइट में ये सारे हाइट्स आ गई, सारी सिटी ए की सारी हाइट सारी विड्थ, राइट, देन सिटी बी की फिर हाइट और विड्थ और इस तरह से शोल्डर्स का नाप और वेस्ट का नाप और ये सब चीज़ें, राइट। अब वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, राइट, प्रॉपरली वो अरेंज नहीं है, तो आपकी क्या काम की, ठीक। तो अब उसको अरेंज करना, उसको एनालाइज करना, उसको अरेंज करना और फिर उसको यूटिलाइज करना, ठीक, ताकि वो मतलब आपके कुछ काम आ सके और आपको बिजनेस दे सके ये सब डेटा। तो दैट इज नोन एज चिल्ड्रन डेटा हैंडलिंग। मतलब इन सारे डेटा को जो भी एक बस नंबर्स में या अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में, फिगर्स के फॉर्म में, बस आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती जा रही, फैक्ट्स आते ही जा रहे और फिर उन सबको आप उनको प्रॉपर अरेंज कर पाते हो, ऑर्गेनाइज कर पाते हो, फिर उसको अरेंज एनालाइज करते हो, फिर उसको यूज़ करते हो। ऑल दैट कम्स अंडर डेटा हैंडलिंग। ये सब चीज़ डेटा हैंडलिंग में काम आती है। देखो इस तरह से हमें पता लगता है, अब जैसे कोई कंपनी की ग्रोथ पता करनी है मुझे, या सेल्स पता करनी है कि भाई कितनी कोई भी प्रोडक्ट है कितना सेल आउट हुआ नहीं हुआ, या उसमें ग्रोथ हुई कि लॉस हुआ, कैसे पता लगेगा, राइट। मंथली, मान लो मंथली मुझे निकालना है कि इस मंथ में इतना सेल हुआ, इसमें नहीं हुआ, कम हुआ, तो ये सब चीज़ें हमें इससे पता लगती जाएगी, राइट। सेकेंड, हम अब ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है चिल्ड्रन, जो डेटा हमारे पास है उसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आप बार ग्राफ से कर सकते हो उसको, दीज आर नोन एज पाई चार्ट्स। अब पॉइंट ये है कि इस तरह से रिप्रेजेंट करने से क्या हो रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और समझ में भी आ रहा है, देखते ही समझ में आ रहा है कि किसका परसेंट ज़्यादा है किसका कम है, राइट। सो दीज आर व्हाट द वेज जिससे हम लोग जो बहुत ही सारा डेटा है उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बता सकते हैं और समझ सकते हैं कि अभी हमें आगे और क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं। सी दिस इज़ हाउ डेटा हेल्प्स। अब कोई भी डेटा आपने कलेक्ट किया है मार्केट से या किसी, चाहे आप डायरेक्ट जा रहे हैं चाहे आप कहीं और से उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, देन दैट इज़ प्रोसेस्ड एंड देन वो फैक्ट्रीज में आपके बिजनेसेस में यूज़ होता है ताकि और आपको हेल्प मिल सके, जो आपका बिजनेस है जो भी आप डेवलप करना चाह रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिले, ठीक। सो दिस ऑल इज व्हाट डेटा हैंडलिंग इज एंड डज टू अस, राइट। प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन। आगे बढ़े, shall we? अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं डेटा हैंडलिंग के उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले तो डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स, राइट। इट मे बी अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, फिगर्स, वर्ड्स और सिम्बल्स, ठीक है। कैसे भी, किसी भी तरीके से हो सकता है, बीट ये नंबर्स देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में डेटा हो सकता है, या सिम्बल्स, अब देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में है, राइट। अब ये जो समझते हैं उन सब इंफॉर्मेशन को ऑब्वियसली उनके लिए यूज़फुल है चिल्ड्रन। और फिर पॉइंट ये है कि उन्हें भी डायरेक्ट सारे खूब सारे नंबर्स, खूब सारे सिम्बल्स या इन सब को फिर उनको एनालाइज करना पड़ता है इसको, राइट। तो दिस ऑल इज नोन एज व्हाट्स, दीज आर ऑल व्हाट फैक्ट्स, राइट। जो फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स, दोज आर नोन एज व्हाट डेटा। अब डेटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट, पिक्चर्स, सिम्बल्स, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डेटा। प्लीज कॉपी इट। नेक्स्ट इज रॉ डेटा। अब रॉ डेटा क्या होता है? सी द डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड द रॉ डेटा। तो मान लो चलो जैसे weight of 10 students
of a class are say 30 kg, या in kg ऐसे लिख देती हूँ मैं, in kg are say 30, 35, 38, 40, 45, 50, 7, 8, 9 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड एक और 42। ठीक है, अब दिस इज नोन एज व्हाट, रॉ डेटा, कि आपने डायरेक्टली 10 स्टूडेंट्स लिए, उनसे पूछ लिया उनका वेट कितना है. दिस इज नोन एज रॉ डेटा. द डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड द रॉ डेटा. कुछ भी नहीं किया आपने, बस उनसे पूछ लिया, लिख लिया यहाँ पर. द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर इन kgs, है ना. अब तो ये हो गया रॉ डेटा. Next, observation. Each of the items in the raw data is called an observation. The marks of each student stands for an observation in the raw data. ये एक example हो गया, right? या इस केस में, अगर इस केस में देखें अपन, the weight of each student, the weight of each student is an observation. समझ गए चिल्ड्रन? ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? ईच ऑफ द आइटम्स, हर एक, मतलब या तो आपने मार्क्स दे रखे हैं, बच्चों के मार्क्स लिख लिए अपन ने, डिफरेंट अलग अलग बच्चों के 10, 20, 25 जितने भी बच्चे हैं उन सब के मार्क्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. तो हर एक बच्चे का जो मार्क है दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन. या अगर इस केस में जैसे मैं वेट ले रही हूँ 10 अलग अलग बच्चों का, तो ये हर एक जो आइटम है, हर एक जो मेरा वो है ऑब्जर्वेशन है, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं. ठीक है, मतलब हर एक डेटा, हर एक सिंगल डेटा जो है मेरा इन ग्रुप ऑफ डेटा में, हर एक सिंगल डेटा को मैं क्या बोलूँगी? एक ऑब्जर्वेशन. दैट विल बी, अब जैसे 30 is an observation, 35 is an observation, 38, तो हर एक जो डेटा है वो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा. क्लियर चिल्ड्रन? प्लीज कॉपी इट. नेक्स्ट, अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा. डेटा अपन ने पढ़ लिया कि भाई इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स जो अपन कलेक्ट कर रहे हैं, जो अपने पास है, हमको उसको यूज़ करना है या जैसा भी, तो दैट इज़ नोन एज डेटा. अब डेटा भी जो है वो 2 टाइप का होगा. एक होगा प्राइमरी डेटा और दूसरा होगा सेकेंडरी डेटा, राइट. अब प्राइमरी डेटा क्या है? जो फर्स्ट हैंड, मतलब डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, डायरेक्टली जो फर्स्ट पर्सन जो है, जैसे मान लो आपको कंपनी स्टार्ट करनी है ना, तो अब आपको फैक्ट्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, अलग अलग लोगों के साइज एंड शेप चाहिए आपको, राइट. तो क्या करोगे? डायरेक्ट जाओगे, इंटरव्यूज लोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे. ठीक, तो ये सब चीज़ें किस में आती? प्राइमरी डेटा में आती. मतलब जब पर्सन खुद क्वेश्चनर कर रहा है, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी फैक्ट्स चाहिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चनर्स हो रहे हैं, राइट. या खुद जो पर्सन्स हैं वो खुद क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, राइट. या अपने खुद के पेपर्स जो हैं उनको देख रहे हैं, खुद एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं खुद से, राइट. या इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ के थ्रू, सर्वेस के थ्रू वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, राइट. खुद जा करके लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ के थ्रू कर रहे हैं, सर्वेस के थ्रू कर रहे हैं. तो ये सब जब डायरेक्ट सोर्स से आप जब इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना, देन दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा. समझ गए? जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, डायरेक्ट आप पूछ रहे हो, बीट आमने सामने या फ़ोन पर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो हो गया. या डायरेक्ट जैसे इस तरह से लोग खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करके खुद से ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं. या आप इंटरव्यूज़ ले रहे हो, या इस तरह से ग्रुप स्टडी हो, ग्रुप्स में पूछा जा रहा है, सर्वेस पूछे जा रहे हैं, राइट.
तो ये सब तरीके क्या हैं जिससे हमें प्राइमरी डेटा मिलता है, राइट? ये सब क्या तरीके हैं जिससे हमें क्या मिलता है चिल्ड्रन? प्राइमरी डेटा मिलता है, ठीक? तो क्या क्या हो गया? सी फोकस ग्रुप से मिलेगा आपको, राइट? सर्वेज हुए, इंटरव्यूज हुए, खुद के एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऑब्जर्वेशंस हुई, तो ये सब चीज़ों से आपको प्राइमरी डेटा मिलता है। क्लियर? लिख लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा मतलब जो डेटा ऑलरेडी किसी ने थ्रू एनी मीन्स उसने निकाल रखा है, राइट? उसने प्रिंट मीडिया में या थ्रू एनी वेज उसने उस डेटा को कलेक्ट करके रख रखा है और आप उस डेटा को, ऑलरेडी बने हुए डेटा को आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा, राइट? जो ऑलरेडी बना हुआ डेटा है उसको आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। क्लियर? जैसे डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज सच एज इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे अपन बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे इंटरनेट हुआ, ठीक? इंटरनेट गूगल है, वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। मैगजीन्स हुई जहाँ पे ऑलरेडी डेटा प्रिंटेड है, न्यूज़पेपर्स हुए, लाइब्रेरीज हुई, बुक्स हुई, राइट? किसी के ऑलरेडी पब्लिश पेपर्स हैं, राइट? जर्नल्स हैं, उसमें से अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ऑल दैट इज़ नोन एज व्हाट? या न्यूज़ में ऑलरेडी आ रहा है, तो उस सब चीज़ को आप अगर यूज़ कर रहे हो देन दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा। मतलब आप सेकेंडरी ऑलरेडी जो पब्लिश डेटा है, ऑलरेडी जो डेटा वहाँ पे आ चुका है उसको आप दोबारा से यूज़ कर रहे हो अपने उसके लिए, देन दैट इज़ नोन एज यूज़ के लिए, देन दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा, राइट? सो सेकेंडरी सोर्सेज क्या क्या हुआ है? इंटरनेट, टीवी, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर्स। राइट इट डाउन चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट। अब दीज आर व्हाट डिफाइन द टर्म्स, डायरेक्टली आप लोग डिफाइन कर लोगे। भाई डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये लाइक यू आर सपोज टू राइट इट। वाई? यहाँ पे देखो डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स। यू आर गोइंग टू राइट द सेम थिंग है। Data is the collection of information of facts. What is raw data? You are going to write. Now what is an array? Array. What is an array? It's array. An array is an arrangement of numbers or symbols in rows and columns. मतलब जो भी हमें numbers मिले हुए हैं, अब जैसे मान लो कुछ भी random numbers हैं, right? अब उनको मैंने proper form में जमा दिया, ठीक? जैसे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मुझे कुछ नंबर्स मिले थे, से 1 5 1 5 6 2 देन 4, इस तरह से मुझे कुछ नंबर्स मिले हुए थे। अब मैंने क्या किया? इनको प्रॉपरली अरेंज कर दिया, लाइक आई अरेंज्ड इट प्रॉपरली। तो मैंने इनको एक एरे में लिख दिया है, दैट इज 1 2 4 5 6। रो, एक रो में मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, प्रॉपरली लिख दिया, देन दैट इज नोन एज एन एरे, ठीक? देन ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? ईच एंड एवरी आइटम इन द गिवन डेटा इज नोन एज एन ऑब्जर्वेशन। सो ये भी आप वहाँ से देख करके लिख लोगे अभी पिछली स्लाइड में से। देन व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, मतलब जो डेटा है उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना। एनालाइज करना मतलब समझना कि भाई क्या 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 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक? उसको एनालाइज करने का मतलब उनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में या जैसे आपको रिक्वायर्ड है उस फॉर्म में उसको जमाओ, इंटरप्रेट करो कि भाई उससे आपको क्या पता लग रहा है। मान लो आपकी सेल्स जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है तो उसे समझो कि भाई नीचे क्यों जा रही है, उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर उसको प्रेजेंट करना प्रॉपरली। मान लो आपको आपके बॉस को बताना है या किसी को अपने बॉस को बताना है कि भाई ये क्यों जा रहे हैं नीचे, ठीक? तो अब ऐसा तो होगा नहीं सारे के सारे नंबर्स लिख दिए, दन आते हुए सारे नंबर्स लिख दिए, कुछ काम का नहीं, बॉस भी चढ़ जाएंगे। आपको क्या करने का है? उसको मस्त एकदम बार ग्राफ में सुंदर सजा के बता दो ये हो रहा है, ठीक? तो वो करना। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, देन दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। मतलब यही सब डेटा को
कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसको प्रॉपर अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेट करना, रिप्रेजेंट करना उस डेटा को, बस यही सब स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, इस सब को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया। बाकी ये 3 कहाँ हैं? पहले लिखे हुए हैं, तो उसको आप वहाँ से लिख सकते हो चिल्ड्रन। ठीक है, एरे और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है वो मैंने समझा दिया आपको, लिख लो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा टाइप्स। अब इसमें अपने को पता करना है कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। तो प्राइमरी के लिए आई राइट P एंड सेकेंडरी के लिए आई राइट सेकेंडरी ओनली। ठीक है, तो अब जर्नल्स क्या हैं? व्हाट आर जर्नल्स? जर्नल्स आर ऑलरेडी प्रिंटेड। जिसने भी मतलब जो पर्सन्स हैं जिन्होंने पूरा रिसर्च कर रखा है किसी भी टॉपिक के ऊपर और फिर उन्होंने अपना पेपर प्रिंट करवाया, राइट, तो दैट इज नोन एज जर्नल्स। तो जर्नल्स क्या हुए? सेकेंडरी सोर्स हैं। सेकेंडरी सोर्स है मतलब उसमें से आप प्रिंटेड है ऑलरेडी, उसमें से आप ले रहे हो, राइट, सो दिस इज सेकेंडरी। देन वेब पेजेस भी क्या है चिल्ड्रन? ऑलरेडी वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, वहाँ से आप उठा रहे हो, सेकेंडरी। देन क्वेश्चनर्स। अब क्वेश्चनर्स क्या है? क्वेश्चनर्स आप खुद जा कर के पूछ रहे हो, लोग खुद जा कर के पूछते हैं आपको कैसा मोबाइल पसंद होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, फ़ॉन्ट बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा कलर्स होने चाहिए, रिंगटोन हाई होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या क्या प्राइवेसी वो होने चाहिए, राइट। तो ये सब क्या है? क्वेश्चनर्स हैं। सो दिस इज प्राइमरी। देन ब्लॉग्स। ब्लॉग्स आर ऑल्सो सेकेंडरी, ऑलरेडी रिटन होते हैं, उसमें से आप छापते हो। सर्वेज खुद करते हैं, जा करके लोगों से पूछना कि भाई इसको भर दो, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। ऑब्जर्वेशंस भी क्या है? खुद करते हैं, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी। देन एक्सपेरिमेंट्स भी स्वयं करने होते हैं, स्वयं से करके और फिर उससे वो निकालते हैं। बुक्स अगेन सेकेंडरी है, छपी हुई है जिसमें से आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस जो है वो भी क्या है? प्राइमरी है, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है उसी में से आप कुछ एनालिसिस कर रहे हो और उसी जो भी डेटा बाहर आ रहा है वो आपके लिए यूजफुल हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। आर्टिकल्स एंड अब इंटरव्यूज़ का है, इंटरव्यूज़ भी आपके प्राइमरी होंगे और आर्टिकल्स क्या होंगे? सेकेंडरी, ऑलरेडी छपे हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं चिल्ड्रन, इनको भी आप लिख लो। ठीक, प्लीज राइट इट डाउन। आई होप इससे काफ़ी समझ में आ गया हो कि प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, है ना। नेक्स्ट करें अब आगे, चलो। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब डेटा अपन ने समझ लिया कि फैक्ट्स है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो सब डेटा है। अब उस डेटा को एक संग बहुत सारा आ रहा है, तो मेरे क्या काम का, जब तक कि मैं उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊँ प्रॉपरली, है ना, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना है ताकि मैं उसको रिप्रेजेंट करवा पाऊँ, ताकि लोग समझ पाएँ, मैं समझ पाऊँ क्या काम के लिए है वो, राइट। तो टू ड्रॉ अ मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज इनटू पिक्चर्स और टेबल्स। ठीक है, या तो टेबल्स के फॉर्म में है या पिक्चर्स के फॉर्म में है, अगर हमने एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा बिकम्स ईजियर आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग इट। मतलब ऑर्गेनाइज करने से जो डेटा हमारे पास है, जो बहुत सारे नंबर्स या सिम्बल्स या जो भी हैं, वो मेरे पास अगर मैंने उसको टैबुलर फॉर्म में, राइट, टेबल के फॉर्म में या पिक्चर्स के फॉर्म में अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो वो डेटा मीनिंगफुल हो जाएगा, यूज़फुल हो जाएगा मेरे लिए। वरना इतना सारा नंबर्स वो क्या काम के मेरे, राइट। अगर मैं उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही तो मैं कैसे यूज़ करूँगी। मतलब ऑर्गेनाइज करने से मेरे लिए यूज़फुल हो जाएगा, मेरे लिए मीनिंगफुल हो जाएगा, मुझे समझना आसान हो जाएगा उसको, राइट। तो जैसे देखो, दो अपने पास वो दे रखे हैं, ऑल्दो वील बी स्टडिंग दिस,
जो पिक्टोग्राफ्स हैं वो भी अपन पढ़ेंगे, टेबल्स को किस तरह से बनाते, बट देन यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि जैसे मंथली वेदर क्या था, इसको समझने के लिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब डायरेक्टली क्या होता, नंबर्स लिख देते हैं भाई, इतने 1 2 3 4 5 6 7 9 10, इतने डेज सनी थे, इतने रेनी थे, ये बस ऐसा। इंस्टेड ऑफ दैट उसको इस तरह से पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट किया, बढ़िया मज़ा आ रहा है, सुंदर दिख रहा है, राइट। सो बस यही है, लॉजिक यही है कि हमें देखते ही समझ में आ जाए। अब इसकी जो स्केल है वो भी इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है चिल्ड्रन। मार्च के अंदर एक सन अगर बना है तो 1 सन मीन्स 2 सनी डेज एंड 1 छतरी विद द रेन इज नोन एज 2 रेनी डेज, राइट। तो अगर मुझे देखना है कि मार्च में टोटल कितने सनी डेज थे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 18 डेज, 9 2 18, 18 डेज कितने थे, सनी डेज थे, इससे मुझे पता लग गया। सेम गोज विद दिस, एक्सक्यूज मी, ठीक है। आया समझ में कि किस तरह से ये डेटा रिप्रेजेंट हो गया। टैबुलर फॉर्म में इस तरह से हो सकता है कि कौन सी कंट्री ने, कौन से सेल्स पर्सन ने, कौन से कितने उसने वो किया, कितना सेल्स करी, कितना उसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, ये सब चीज़ें ऐसे टेबल की फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या करता है, हमारे लिए उस डेटा को यूज़फुल बनाता है ताकि हम उसका मीनिंग समझ सके, उसको इंटरप्रेट कर सके और उसको यूज़ कर सके हमारे लिए, ठीक। और उसके तरीके कुछ तो पिक्टोग्राफ के थ्रू हो सकता है, टेबल फॉर्म में हो सकता है, ठीक। प्लीज़ कॉपी इट चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट, अब टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो सी कंसिडर द गिवन डेटा हियर। अब यहाँ पे कुछ डेटा उन्होंने दे रखा है, वो डेटा क्या है, 75%, 88%, देवन, चारू, सजिता, अरविंद, 70%, 60, 83, 94, ग्रेग, मनीषा, विजयन, अहमद, रघु। क्या मतलब है इसका, कहीं परसेंटेज दे रखा है, कहीं स्टूडेंट्स के मतलब या बच्चों के नेम दे रखे हैं, तो इसका क्या मीनिंग है, दिस इज जस्ट डेटा, बस ये रॉ डेटा है ना, इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा अभी हमें, अनटिल अनलेस कि मैं उसे एक टेबल फॉर्म में मीनिंगफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करूं तो मुझे समझ में भी आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है और फिर मैं उसको फर्दर यूज़ भी कर पाऊंगी, राइट। तो इसलिए ये जो रॉ डेटा था, ये जो रॉ डेटा था, डायरेक्टली बस डेटा मिल गया मुझे, उसको मैंने टैबुलर फॉर्म में बनाया ताकि मुझे वो डेटा लाइक सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द डेटा, like I can understand its meaning and I can use it, ठीक। तो अब these are the name of the students and these are the percentage obtained by them in their tests or in their exams. So Vijayan scored how many, 70%, Sajita scored 90%, Raghu scored 77%, Neetu scored 90% and so on. So this is how we like इस तरह से हम लोग टैबुलर फॉर्म में कोई भी गिवन इन्फॉर्मेशन, कोई भी डेटा गिवन है उसको हम इस तरह से टैबुलर फॉर्म में अपन ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लो। ठीक, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कोई भी एक ऑब्जर्वेशन या कोई भी एक डेटा कितनी बार अकर हो रहा है, ठीक है। मान लो एक क्लास है ना, क्लास में फॉर एग्जांपल 25 स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब एक टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का, अब 10 में से 8 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आने हैं, 8 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए, तो 8 जो मेरा डेटा था वो कितनी बार रिपीट हुआ, 5 टाइम्स रिपीट हुआ, मतलब 5 बच्चों के आए तो 8 डेटा रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई पर्टिकुलर डेटा अगर बार बार रिपीट हो रहा है देन दैट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फ्रीक्वेंटली बार बार आ रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, राइट। सो सी अब ये जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें हैं कि मतलब कोई भी एक डेटा अगर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो मेरे लिए बहुत टीडियस है कि मैं उसको बार बार मेंशन करूं, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी उसके अंदर चिल्ड्रन,
अगर मुझे उस पर्टिकुलर नंबर को जो दोबारा बार बार रिपीट हो रहा है, अगर मुझे उसे मेंशन करना है तो मैं कैसे करूँगी? थ्रू टैली मार्क्स। टैली मार्क्स के थ्रू मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मेरे लिए ईजिली हो जाएगा वो। दो आई विल एक्सप्लेन इट अगैन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगी। सो क्या बोल रहा है? लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट। ठीक है, 10 में से बच्चों के कितने मार्क्स आए? सो सी, मार्क्स आर मेंशन्ड है 1 2 3 4 अप टिल 10, क्योंकि टोटल 10 थे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने रिपीट हुए? एक मार्क कितने बच्चों के आया? एक बच्चे के। 2 मार्क्स आए कितने बच्चों के? टोटल 4 बच्चों के। 4 बच्चों के कितने मार्क्स आए? 2 मार्क्स आए। देन 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 2 बच्चों के आए अगेन। 4 मार्क्स वर स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। Then 5 marks were scored by 7 students, 6 marks were scored by 4 students. Now, won't it be very tedious for me to write this down, children? Understand? अगर मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, समझो, जैसे कितना है 1 मार्क। अब जैसे यहीं पे मैं लिख करके बता देती हूँ, चलो सी, मैंने लिखा 1, फिर 2 2 2 2, फिर 3 कितने आ रहे हैं? 2 बच्चों के आ रहा है। फिर 4 4 4 4 4 4, देन 5 7 बच्चों के आ रहा है। 5 5 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब इस तरह से अगर मैं मार्क्स बच्चों के लिखती जाऊँगी चिल्ड्रन, तो कितना टाइम लगेगा? दिस इज सो टाइम कंज्यूमिंग एंड गलती होने के बहुत चांसेस हैं, राइट? कभी मैंने इसको अगर गिना नहीं, से 1 2 3 4 5, गलती से मुझे इसको 6 गिनने में आ गया, 4 गिनने में आ गया, तो फिर वी कैन नॉट डू दैट मिस्टेक, राइट? इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ टैली मार्क्स। टैली मार्क्स जो लाइक वी यूज़ दिस टैली मार्क्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब इस तरह से मुझे ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं उसको क्या करूँगी? इस फॉर्म में लिख दूँगी। जो मेरा फ्रीक्वेंसी था, मतलब जैसे 7 मार्क्स कितने बच्चों के आए क्लास में? 4 बच्चों के आए। 9 मार्क्स कितने बच्चों के आए? एक ही बच्चे के आया। 10 मार्क्स फुल ऑन फुल कितने बच्चों के आए? एक ही बच्चे के आया, राइट? तो इसको अब रिप्रेजेंट करने के लिए इस फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी आप समझ गए कि क्या हो रहा है? जब भी कोई भी डेटा अपने आप को रिपीट कर रहा है, राइट, देन दैट इज नोन एज नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा इज रिपीटिंग इटसेल्फ, देन दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो अब उस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टैली मार्क्स का यूज़ करते हैं, विच इज़ दिस, राइट? सो इट सेज टैली इज अ मार्क विच इज़ दिस, वी पुट इन चार्ट अगेंस्ट ईच आइटम। हर एक जो भी मुझे दे रखा है फ्रीक्वेंसी, वो बेसिकली क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है। जो टैली मार्क जो है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। इन जनरल द टैली मार्क रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हैज़ हैपेंड, मतलब कितनी बार वो डेटा रिप्रेजेंट हुआ है उसको वो टैली मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इवेंट और दैट हैपनिंग। जो भी इवेंट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स अगर हो रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस मार्क का यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ नोन एज टैली मार्क, राइट? अब इसको कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता रही हूँ अभी, बट देन प्लीज़ नोट इट फर्स्ट। लिख लिया? सी, अगर फ्रीक्वेंसी है, ये तो आप समझ गए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक ही डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी, है ना? अब उस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टैली मार्क का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज दैट सिंगल स्ट्रेट लाइन, ये भी आप समझ गए, है ना? अब कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं? अगर फ्रीक्वेंसी, लेट मी टेल यू, फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क, अगर फ्रीक्वेंसी है किसी चीज़ की 1, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? सिंगल लाइन, ठीक है, सिंगल स्ट्रेट लाइन। अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी है 2, 2 स्ट्रेट लाइन्स, 2 स्ट्रेट लाइन्स। 3 है फ्रीक्वेंसी, 1 2 3, 3 स्ट्रेट लाइन्स। देन 4 है, 1 2 3 4। 5 है,
1 2 3 4। अब 5 एक और लाइन नहीं करोगे, इनको कट कर दोगे। इन चारों लाइन को आप ऐसे स्लैंटिंग लाइन से कट कर दोगे। जो चारों स्टैंडिंग लाइंस है ना चिल्ड्रन, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइंस है, उनको आप क्या करोगे, एक स्लैंटिंग लाइन से चारों को कट कर दोगे। दैट बिकम्स द फिफ्थ फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे 6 को रिप्रेजेंट करना है तो 6 को कैसे करूँगी मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर मुझे 14 को करना है तो 14 को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इन टैली मार्क्स, राइट। फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है चिल्ड्रन, प्लीज नोट इट डाउन, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट करें। ऑलराइट, लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। अभी क्या बोल रहा है चिल्ड्रन, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसकी मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है ना, तो अपन इसका टैली मार्क भी बनाएंगे। ठीक है, टैली मार्क जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बनाएंगे। सो लेट्स राइट दीज इन टैबुलर फॉर्म। ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क। ठीक है, क्या क्या नंबर्स है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 हो रहा है। 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स इट इज कमिंग। देन इज 3, राइट, 3 है नेक्स्ट, तो 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स। देन 4 1 2 3 4 5 6। देन 5 है, बिल्कुल है। 5 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 टाइम्स। 6 भी आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स। अब इसका टैली मार्क में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी कर लेते हैं। 5 लिखना है तो 1 2 3 4 5। 7 का करना है तो 1 2 3 4 5 6 7। 6 1 2 3 4 5 एंड 6 2 स्ट्रेट लाइन्स। 3 है तो 3 स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नेक्स्ट करते हैं अब, दिस विल बी अ होमवर्क। इसको होमवर्क कर लेना आप लोग, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रन एक काम करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को भी करवा दूंगी। ये देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी आर गिवन बिलो। ठीक है, 25 फैमिलीज हैं। अब उन 25 फैमिलीज में कितने बच्चे हैं, हर एक फैमिली के कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो लेट्स डू दैट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, then frequency, then we represent it in the tally mark as well children। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने मिले ऐसे इस तरह के डेटा का, तो अपन टैली मार्क रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मतलब ऐसी भी कुछ फैमिलीज हैं जिनमें एक भी बच्चे नहीं हैं। ऐसी कितनी हैं, 1 2 फैमिलीज हैं। देन ऐसी फैमिलीज जिसमें सिर्फ एक ही बच्चा है, कितनी है, 1 2
3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6 are there. देन 2 बच्चे हैं, ऐसी फैमिलीज कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैमिलीज आर देयर. अब 3 बच्चे हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज है? 1 2 3 4 5 और 4 बच्चे भी हैं कुछ फैमिलीज में, राइट? तो कितनी फैमिलीज हैं? 1 2 3, राइट? फाइन. सो 3 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पे 4 बच्चे भी हैं. अब इसका टैली मार्क रिप्रेजेंटेशन अपन देख लेते हैं. 2 है तो 2 स्ट्रेट लाइन होगी. 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6. 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 है अगर तो 1 2 3 4 5 और 3 है तो 3 स्टैंडिंग लाइन्स, 3 स्ट्रेट लाइन्स. क्लियर है चिल्ड्रन? प्लीज कॉपी इट. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ऑल्दो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट चिल्ड्रन. सेम चीज़ करनी है आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इसका. ठीक है? So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.